नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सूर्य नगरी एकेडमी के इस डिजिटल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको विदित है, हमने गणित की कक्षाएं आरंभ की थी और हमने काफ़ी कुछ पोर्शन कवर कर लिया है। आज की बात हम करेंगे वैदिक गणित के बारे में और ये हमारा सिलेबस में एक नया जुड़ा हुआ टॉपिक भी है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। वैदिक गणित। तो वैदिक गणित होती क्या है? सबसे पहले तो वैदिक गणित क्या है? ये भी तो गणित का ही भाग है, पर ऐसी गणित है उसके अंदर आप मानसिक क्रिया पर ज़्यादा जोर जोर देते हो। ऐसे समझो आप, कोई भी गणना करनी है तो आप दिमाग की बिना पेन उठाए दिमाग की क्रिया से उसको हल कर सकते हो। और इसमें कुछ सूत्र भी दिए हैं। कृष्णतीर्थ भारती जी ने इनका प्रतिपादन किया था और वेदों से उठाई गई गणित है। वेदों में इस गणित को लिखा हुआ था, वहाँ से इन्होंने सूत्र इकट्ठे किए। कुल 16 सूत्र है और 13 उप सूत्र भी है इसके अंदर। तो ये इसके अंदर सूत्र है बहुत सारे, जिससे आप आसानी से गुणा भाग जोड़ बाकी कर सकते हो। तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक प्रकार से आप ऐसा समझो, क्या होगा इसकी, कहाँ जा रहा है भाई, रुक रुक। सबसे पहले तो आप इसके बारे में लिखो, ये क्या है, मानसिक गणित है। मानसिक गणित है। अगली बात क्या है इसके बारे में, कि इसके जो प्रणेता है या प्रतिपादक है, कौन है इसके प्रतिपादक? कृष्ण तीर्थनाथ जी। कृष्ण तीर्थ जी, भारती कृष्ण तीर्थ जी, स्वामी कृष्ण तीर्थ जी। आपको नाम याद रखना कितना, कृष्ण तीर्थ जी। अब इन्होंने कब ये कहाँ से उठाई है? वेदों से उठाई है। वेदों की गणित ही क्या कहलाती है? वैदिक गणित कहलाती है। इसमें ट्रिक्स है, आप ऐसे समझो, ट्रिक्स दी गई है। कैसे आप अपनी भाषा में, आप आम बोलचाल में ट्रिक्स बनाते हैं ना, वो ट्रिक्स इन्होंने गणित के जोड़ बाकी और गुणा भाग के बारे में दी थी। और कब लगभग किया था इन्होंने 1911 से लेकर 1918 के मध्य इन्होंने इस वैदिक गणित का प्रतिपादन किया था। 1911 से लेकर 1918 के मध्य। और क्या है वैदिक गणित में? इसके अंदर 16 तो सूत्र है। एग्जाम पर्सन पूछा जा सकता है, वैदिक गणित में कुल कितने सूत्र है? 16। और 13 क्या है? उप सूत्र है। अब हम प्रत्येक सूत्र के बारे में तो पढ़ नहीं सकते। 16 और 13 कितने हो गए? 29 सूत्र। अब 29 सूत्र एक एक के बारे में कम से कम आधा आधा घंटा बात करें ना, तो भी कितने घंटे हो जाएंगे वैदिक गणित के बारे में। तो इतनी हमें डीप और डिटेल स्टडी बिल्कुल नहीं करनी। हमें उतना ही पढ़ना जितना हमारे एग्जाम में आता है, जो हमारे काम की चीज़ है। तो सबसे पहले इसकी शब्दावली, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। सबसे पहले एक शब्द ये देखो, एकाधिकरण और एकाधिकरण पूर्वण। एकाधिकरण का मतलब होता है एक अधिक। एकाधिकरण का मतलब क्या होता है? एक अधिक। पहले इसके बारे में पढ़ते हैं, एक अधिक। जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे कोई संख्या है 65 में 5 का एकाधिकरण है। एकाधिकरण, तो आपको कि 65 में 5 का एकाधिकरण, तो उसको दर्शाने का तरीका यही, ये 5 के ऊपर आप क्या लगा दो? डॉट लगा दो। इसका मतलब क्या है कि 5 और 1 की डॉट है ना, ये एक संख्या है, तो 5 और 1 कितना हो गए? 6 हो गए। तो 65 में 5 का एकाधिकरण कितना हो जाएगा? 6। और पूरी संख्या क्या हो गया? बढ़ जाएगी हमारी 67 बन जाएगी। अगला एक शब्द है एकाधिकरण पूर्वण। जैसे और भी संख्या, जैसे 75 में पूछे 5 का एकाधिकरण, तो 75, 5 के ऊपर डैश लगा दो, ये कितने हो जाएगी? डैश नहीं, सॉरी, इसको क्या कहते हैं, पॉइंट कम लगा दो, कितने हो जाएंगे? 76 हो जाएंगे। ऐसे ही किसी में भी पूछ सकता है। एकाधिकरण पूछे उस अंक को आगे बढ़ाना एक। अगला एक शब्द आता है एकाधिकरण पूर्वण, से पहले एक कम, सॉरी एक अधिक। एकाधिकरण पूर्वण अधिक है, तो से पहले एक अधिक। कैसे? जैसे आपको कोई कहे, कोई संख्या यही लो 65, तो 65 में 5 का एकाधिकरण पूर्वण है। एकाधिकरण पूर्वण है, तो एकाधिकरण पूर्वण पूछे, इसका 5 से पहले कौन है? 6। 6 का आपको क्या करना है? एकाधिकरण निकालना है। पूर्वण का 6 पहले, तो 5 से पहले से पहले एक अधिक, तो 5 से पहले 6, 6 से एक अधिक, कितने हो जाएंगे? 7 और 5 75। तो 65 में 5 का एकाधिकरण पूर्वण क्या क्या हो जाएगा? 75 हो जाएगा। और अगर आपका उत्तर ऐसा नहीं हो, अगर ऐसी संख्या हो, तो जैसे हमें दे दी जाए 25 में 2 का एकाधिकरण पूर्वण, 2 का एकाधिकरण पूर्वण, तो 2 का एकाधिकरण पूर्वण पूछा जाए, इसका से पहले एक अधिक 25 है। अब 2 से पहले कौन है? कोई है ही नहीं, इसका 0 है। 0 का एकाधिकरण पूर्वण एक और बढ़ाना है, तो अब इसको आप क्या लिखोगे? 125।
तो पहले कुछ भी नहीं मतलब जीरो है, जीरो का एक अधिक पूर्ण मतलब जीरो से एक अधिक कौन होता है, एक एक होता है। तो जिस अंक के बारे में पूछे तो एक अधिक पूर्ण का मतलब होता है उससे पहले का एक अधिक, और ओनली एक अधिक का मतलब होता है उसका एक अधिक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों शब्द समझ आए होंगे। अगला है हमारा एक न्यून और एक न्यून पूर्वेण। एक न्यून का मतलब होता है से कम, से कम मतलब उससे कम। जैसे आपको पूछे, जैसे कुछ ऐसा हो जाए आपको 65 में 5 का एक न्यून है, एक न्यून है तो कितना होगा आपको, कि 65 में 5 का एक न्यून, एकाधिकन था तब तो ऊपर डॉट, न्यून का मतलब नीचे डॉट लगा दो आप। तो 5 का एक न्यून मतलब 5 से एक कम कितने हो गए, 4 हो गए। तो 65 में 5 का एक न्यून क्या होगा, 66 होगा। अगला हमारा क्या है, एक न्यून पूर्वण। ये तो शब्द क्या है, एक न्यून, और अब है एक न्यून पूर्वण मतलब से पहले एक कम, से पहले एक कम, ये होता है हिंदी में अर्थ इसका, से पहले एक कम। जैसे आपको यही प्रश्न दिया जाए और कहा जाए क्या कि 65 में 5 का एक न्यून पूर्वण है, एक न्यूनयन पूर्वण भी हो सकता है, ऐसे मतलब है ना, न्यूनयन शब्द भी हो सकता है। तो एक न्यूनयन पूर्वण है तो वो क्या होगा कि 65 में से पहले एक कम। भाई एक न्यूनयन पूर्वण का मतलब क्या होता है, से पहले एक कम, और किससे पहले, 5 से पहले, तो से पहले 6, तो 6 का एक कम कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। तो ये आपको समझना है, एक न्यून और एक न्यूनयन पूर्वण। एक न्यून का मतलब एक कम, एक न्यूनयन पूर्वण का मतलब से पहले एक कम, मतलब उस अंक से पहले जो अंक है ना उसमें से आपको एक कम कम करना है। और वही बात हमारी किस में थी, एकाधिकन और एकाधिकन पूर्वण में। एकाधिकन का मतलब होता है एक अधिक, और एकाधिकन पूर्वण का मतलब होता है उससे पहले वाले अंक का एक अधिक आपको फाइंड करना होता है। तो ये चारों शब्द आपको समझ आएंगे। अगला होता है सर्मांक। सर्मांक का मतलब होता है इकाई अंक। क्या होता है, इकाई अंक। जैसे आपको मैं कोई संख्या दूं कि 134 में सर्मांक है 4, इकाई इकाई अंक कौन है 4, जो इकाई अंक होता है ना वही हमारा क्या होता है, सर्मांक होता है। जैसे मैं आपको दूं कोई संख्या 73 और इसमें पूछूं सर्मांक तो कौन होगा, 3 होगा। जैसे 122 तो सर्मांक कौन होगा, 2 होगा, ये वाला। तो ऐसे सर्मांक का मतलब क्या होता है, इकाई अंक होता है। नॉर्मल सिंपल से शब्द है सारे के सारे। निखिल अंक, निखिल अंक का मतलब होता है कि सर्म अंक को छोड़कर शेष बचे अंक, सर्मांक के अलावा शेष बसे अंक क्या कहलाते हैं, निखिल अंक कहलाते हैं। जैसे मैं आपको कोई संख्या दूं कि 563 का जो निखिल अंक होगा तो इसका सर्मांक तो कौन है, 3 है। 3 को छोड़कर पीछे जो भी बचेगा, जैसे 56 बचा है तो ये हमारा क्या है, निखिल अंक है, निखिल अंक। तो सर्मांक को छोड़कर शेष बचे अंक क्या कहलाते हैं, हमारे निखिल अंक कहलाते हैं। जैसे आपको कह दूं मैं 732 और इसमें पूछूं निखिल अंक तो कौन कौन होगा, 73 हो जाएगा, क्योंकि दो तो हमारे क्या सर्मांक। तो सर्मांक के अलावा इसको छोड़ दो, पीछे जितने भी अंक बचे, जैसे मैं आपको 1 3 2 4 1 इसका पूछूं निखिल अंक तो ये जो सारे सारे अंक 1326, क्योंकि एक ही अंक को छोड़कर पीछे जो भी अंक बचे वो हमारे सारे के सारे क्या है, निखिल अंक है। अगला देखो, अगला हमारा है परम मित्र अंक या पूरक अंक। परम मित्र अंक पूरक अंक का मतलब होता है कि योग 10, मतलब योग 10 होना चाहिए। जैसे मैं आपको पूछूं 4 का परम मित्र अंक क्या है, 6 है, क्योंकि 4 और 6 क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। मतलब ऐसे अंक, ऐसा अंक जिसे जोड़ने पर योग 10 मिल जाए, ऐसा अंक जिसे जोड़ने पर योग 10 प्राप्त हो जाए, 10 प्राप्त हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, परम मित्र अंक या फिर पूरक अंक कहलाता है। जैसे आपके पास कोई अंक है 3 तो 3 का परम मित्र अंक कौन होगा, 7 होगा। जैसे अंक 9 है, 9 का परम मित्र अंक कौन होगा, 1 होगा। जैसे आपके पास में 8 तो 8 का परम मित्र अंक कौन होगा, 2 होगा। तो ऐसे आप आराम से ज्ञात कर लोगे। मैं जोड़ देखो 10 10 10 10, मतलब एक ऐड ऐसा अंक आपको फाइंड आउट करना होता है जिसको उसमें जोड़ने पर आपका योग कितना मिल जाए, 10 मिल जाए। तो आपको सर 10 10 में जोड़ो 0, 11 11 का इतना होता ही नहीं, इतना पूछेगा नहीं, जिसका होगा उसका ही पूछेगा। तो इसके बारे में जैसे आपने न्यूनयन पूरण के बारे में कहा, सर ने आपने कह दी सर 12 है और मुझे पूछा 1 का न्यूनयन पूरण, न्यूनयन पूरण। अब 1 से पहले कोई है ही नहीं, 1 से पहले 0 है, अब 0 में कम क्या करूंगा, नहीं 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 होगा ना। तो इसमें 1 का न्यूनयन पूर्ण नहीं नहीं होगा। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ फिक्स पैटर्न है, होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। अगला है विनुकुलम। विनुकुलम का मतलब होता है माइनस, नेगेटिव, ऋणात्मक। विनुकुलम का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक। जैसे मैं आपको कहूँ कि कोई संख्या है 324, उसमें से घटाना है, मतलब 3424 उसमें से घटाना है
3211 को। तो विनुकुलम, ये तो आपने भाई जो नॉर्मल होता है ये होता है। विनुकुलम आप कैसे लिखो, अब ये है तो आप घटाते तब कैसे लिखते इसको, ऐसे लिखते। अब विनुकुलम कैसे दर्शाएंगे आप, उसको ऐसे डैश से दर्शाते हैं, डैश। तो आप क्या करोगे, 3 के ऊपर डैश, 2 के ऊपर डैश, 1 के ऊपर डैश, 1 के ऊपर डैश। तो इसका मतलब क्या है, ये सारी की सारी संख्या किसकी है, नेगेटिव की है, ऋणात्मक है। तो उसको हम उसके ऊपर कैसे किससे दर्शाते हैं, डैश से दर्शाते, बार से। आपने पढ़ा होगा बार, बार नहीं पढ़ना है यहाँ, वहाँ तो बार का मतलब क्या था कि ऐसे से आता था बार बार, तो हम उसके ऊपर क्या लगा देते, बार लगा देते, जो कि वो तो था बार बार हमारा, ये बार नहीं है। इसका मतलब क्या है यहाँ विनुकुलम में, और विनुकुलम का मतलब क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अगला हमारा क्या है कि निकिलम नवत सरम दशत, कहने का मतलब ये है कि निकिल अंक है ना, निकिल अंक को तो घटाना किससे, निकिल अंक को तो घटाना है 9 में से, निकिल अंक को 9 में से घटाना है, 9 में से घटाना। और जो सरम अंक मतलब इकाई अंक है, तो इकाई अंक को किस में से घटाना, इकाई अंक को 10 में से घटाना, 10 में से, सरम दशत, तो 10 में से घटाना। जैसे मैं आपको पूछूं कि 9 4 3 2 का निकिल नवत सरम दशत है, तो इसको तो घटाना किस में से, 10 में से। 10 में से गए 2, पीछे कितने बचा, 8। फिर ये सारे किस में से घटेंगे, 9 में से। तो 9 में से गया 3, पीछे बचा 6, 9 में से गया 4, पीछे बचा 5, और 9 में से गया 9, पीछे बचा 0। तो इसका जो निकिल नवत सरम दशत होगा ना, वो क्या होगा, 0568 होगा। कहने का मतलब जो निकिल अंक है, निकिल अंक क्या होता है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बचे अंक, तो उनको तो घटाना है 9 में से। और जो हमारा सर्मांक है, जो इकाई अंक है, वो किस में से घटाना होता है, 10 में से घटाना होता है। तो ऐसे ही है। अगला हमारा होता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। भाई देखो शब्द गलत लिखा है यहाँ पे, ऐसे होता है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम क्या क्या होता है, ये हमारे गुणों में प्रयुक्त होगा, सब गुणन में। इसमें सीधा, इस शब्द का मतलब होता है सीधा या फिर तिरछा गुणा, सीधा गुणा या तिरछा गुणा, या क्या होगा, तिरछा गुणा, तिरछा गुणा। इसमें स्तंभ बढ़ेंगे, कैसे कैसे, जैसे मैं आपको कहूँ कि 232 को गुणा कराना है 103 के साथ, तो इसमें पहले हम स्तंभ बढ़ेंगे अलग अलग, कि पहले स्तंभ तो इसका 2 1, फिर दूसरा स्तंभ 2 अंकों को लो साथ में, आपके 23 12, तीसरा स्तंभ 3 अंकों को लो साथ में, ये लिया हमने 3 अंकों को साथ में, चौथा स्तंभ वापस इस, भाई आपने 1 को लिया, फिर 2 को, फिर 3 को, अब तीनों को ले लिया, तो इस तरफ से 1 को छोड़ना स्टार्ट करो, पीछे पीछे बचे 2 अंक, तो 2 को लिया, फिर 1 और छोड़ना स्टार्ट करो आप, तो पीछे बचेगा 2 और 3। अब इनका जो गुणा उड़ा होगा ना, ये देखो सीधा गुणा, उर्दू तरीके मतलब देखो सीधा, यहाँ होगा तिरछा, 3 3 होंगे ना, 2 तिरछे और 1 सीधा, 2 में तो तिरछा और 1 में सीधा। तो ये है उर्दू तिरक, मतलब सीधा भी है और तिरछा भी है। तो ये हम गुणों में, गुणन जब गुणा गुणा करेंगे ना, मतलब वैदिक विधि से, तब हम सीखेंगे उर्दू तिरक व्यायाम विधि से गुणन कैसे किया जाता है। अभी के लिए आपको इतने समझना है कि सीधा गुणा और तिरछा गुणा, कैसे हम सीधा गुणा करते हैं और कैसे हम तिरछा गुणा करते हैं। अगला देखो, अगला हमारा है अंक 6 का पूरक अंक है या फिर परम मित्र अंक है। तो 6 में क्या जोड़ा जाए कि 10 मिल जाए, कौन होगा, 4 होगा। पूरक अंक या परम मित्र अंक की तो यही तो थी परिभाषा। अगला हमारा ये देर का देखो, 34 56 78 का सर्मांक है, जो इकाई अंक है वही हमारा सर्मांक है, ये लो सा 8 इकाई अंक होता है सर्मांक। अगला सूत्र एकाधिकैन पूर्वेण का अर्थ है, एकाधिकैन पूर्वेण मतलब से पहले एक अधिक, तो से पहले एक अधिक, पहले से एक अधिक, सी ऑप्शन। अब देखो पहले से एक कम, वो तो क्या होता है, न्यूनयन पूर्ण होता है। बाद वाले से एक अधिक, ये तो हमने ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं था, ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं पढ़ा, ये हमने हाँ पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, एक न्यूनयन पूर्वेण में पढ़ा था। अगला हमारा था एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र का अर्थ है, एक न्यूनयन पूर्वेण सूत्र का मतलब क्या होता है, से पहले एक कम, तो कहाँ लिखा है पहले से एक कम, पहले से एक कम, ये ऑप्शन ठीक है। देखो परिभाषा से सवाल आता है सीधे। तो वैदिक गणित के सूत्रों की खोज कब की गई, 1911 से 1918 के मध्य। वैसे ये तो भाई जीके का सवाल है, फिर भी वैदिक गणित के सूत्रों की खोज किसने की, तो स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी ने। अगला सवाल देखो, वैदिक गणित में कुल कितने सूत्र है, 16 सूत्र है, और 13 क्या है, उपसूत्र है। ये भी हमने लिखा था, देखो ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं भाई, नया टॉपिक है तो कह नहीं सकते कहाँ से प्रश्न आ जाए उठा के। अगला हमारा देखो, अब है वैदिक विधि से जोड़, वैदिक विधि से जोड़, इसमें नियम लगता है हमारा एकाधिकैन वाला। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, एकाधिकैन पूर्वेण नियम लगता है इसके अंदर, एकाधिकैन पूर्वेण नियम लगेगा, सबसे पहली बात तो ये है।
अब कैसे लगेगा समझो। जैसे मैंने आपको कहा जोड़ना है 3 2 4 9 1 8 7 2 फिर 9 7 8 4, इनको जोड़ना है, इनको सबको क्या करना है जोड़ना है। तो अब कैसे आप इसमें एकाधिकरण पूर्ण नियम लगाओगे, आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि जोड़ में कैसा सूत्र लगता है, एकाधिकरण पूर्ण। एग्जाम मतलब वहाँ सवाल आएगा वैदिक विधि से जोड़ करने में, वैदिक विधि में जोड़ के लिए उपयुक्त सूत्र है तो एकाधिकरण पूर्ण, और जोड़ पूछेगी ऐसी करने की तो आप ऐसे कर लोगे डायरेक्ट, सबको आती है। ठीक है, अब बताता हूँ कैसे कैसे ये नियम यहाँ फॉलो होता है। बताओ 9 और 1 कितने हो गए 10। अब 10 में क्या होगा कि जो दूसरा अंक है ना वो इसके ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ एक एकाधिकरण कर दो इसको। आपने कहा ठीक है, 8 को मैंने कर दिया क्या एकाधिकरण, अब ये 8 नहीं, ये क्या है 9 है। अब पीछे कितना बचा 10 में से 1 को तो आपको भेज दिया, आपने भेज दिया कहाँ एकाधिकरण में, पीछे बचा 0, 0 और 9 कितने हुए 9, तो ये आपने लिखा 9। अब आगे 4 और 1 कितने हुआ 5, 5 और 3 कितने हुए, सॉरी 5 4 और 1 आपने जोड़ा दोनों कितने हो गए 5, 5 और 8 8 कितने हुए 5 और 8 हो गए 13। अब 13 में देखो ए को तो बढ़ा दो आप एकाधिकरण, कहाँ बढ़ाओगे उसके जस्ट आगे वाले में, ये बढ़ा दिया आपने ए को तो एकाधिकरण, पीछे कौन बचा 3। अब 3 में जोड़ना आपको 7 को, कितने हुए 10। अब 10 में अब देखो और बढ़ाओ, 10 में एक और दो अंक हो गए, तो पहले वाले अंक को एक एकाधिकरण बना दो, ये बना दिया आपने एकाधिकरण, पीछे कौन रहा 0, अब उतार दो आप ऐसे 0। 2 और 1 कितने हुए 3, 3 और 7 कितने हुए 10, 3 और 7 10 हुए, तो फिर 1 को बना दो आप एकाधिकरण, यहाँ तक हो गए 10, तो यहाँ एकाधिकरण। अब पीछे रहा 0, 0 और 1 कितना हुआ 1, 1 और 8 9, तो ये 9 का 9। अब जो 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हुए 6, 6 और 4 कितने कितने हो गए 10। अब 10 10 हो गए, यहाँ के कोई अंक है नहीं, 0, 0 को बना 0 के ऊपर बना दो एकाधिकरण, यहाँ तक हो गए 10, तो 1 को तो बना दिया एकाधिकरण, पीछे बचा 0। अब 0 और 1 और 0 क्या हुआ 1 हुआ, तो ये हमारा इस मतलब जोड़ ऐसे होगी हमारी जोड़, और ऐसे इसमें एकाधिकरण पूर्व लगता है, मतलब पहले वाले अंक पे एक अधिक बढ़ा लेते हैं, तो जोड़ में कैसा नियम लगता है एकाधिकरण पूर्व नियम लगता है। अगला हमारा आता है घटाव। घटाव में दोनों नियम लगते हैं, एकाधिकरण पूर्व नियम भी लगता है, एकाधिकरण पूर्व नियम और एक न्यून पूर्व नियम, एक न्यूनयन लिख दो भाई सही रहेगा ना, न्यूनयन पूर्व नियम, दोनों नियम हमारे लगते हैं इसमें। अब एक ही घटाव लेंगे हम, दोनों नियम लगा के देखेंगे क्या दोनों नियम से आंसर दोनों आए समान आए या नहीं आए। हमारे एग्जाम का सवाल ये है कि घटाव में कौन से नियम उपयुक्त होते हैं या वैदिक विधि के कौन से नियम लगते हैं। ऑप्शन होगा एक न्यूनयन पूर्वयन, एकाधिकरण पूर्वयन, या दोनों, या फिर उर्दू तिरक एग्जाम। तब आपको क्या करना होगा दोनों वाला ऑप्शन राइट करना होगा, क्योंकि घटाव के अंदर दोनों वाले दोनों ही लगते हैं, एक न्यून पूर्वयन और एक एकाधिकरण पूर्वयन। जैसे आपको कहे 7 3 2 4 में से घटाना किसको 1 6 और 5 3 को घटाना है आपको, ऐसे तो घटाने को बोलेगा तो आप घटा लोगे आराम से। अब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एकाधिकरण पूर्वयन। एकाधिकरण पूर्वयन का मतलब देखो, अब 6 में से 4 जाएगा नहीं, आप कहोगे इसको मैं बढ़ा देता हूँ और यहाँ 1 लगा देता हूँ, यहाँ बढ़ाया और यहाँ 1 लगाया, तो ये गए 14, 14 में से 6 गए, पीछे कितना बचा 8 बचा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपने नॉर्मल बाकी तो की होगी ना, 25 में से घटाना किसको, मैंने मान लिया 16 को घटाना, आपके कोई 6 में से तो 5 जाने लगा, इसमें जैसे हम इसमें से लेते थे उधर, तो ये कितना हो गया 15, 15 में से गए पीछे 6, पीछे कितने बचेंगे 9, और 1 में से गया 0। अगर मैं ऐसे घटाव नहीं करके ऐसे 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 करता तो क्या फर्क पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप कहोगे इसको मैंने बढ़ाया, ठीक है बढ़ा दो, फिर मैंने कहा यहाँ एकाधिकरण किया तो यहाँ लगाओ 1, तो ये हो गए 15, 15 में से गए 6, पीछे कितने बचे 9। अब 2 में से ये क्या है 2, 2 में से घटाओ 2, पीछे कितना बचा 0, कोई फर्क पड़ा क्या नहीं। तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, इन सबको भी इरेज कर लेते हैं ना। ये देखो समझ आएगा आपको भाई, 1 को बढ़ाओ चाहे मतलब इसमें से कम करो, इसमें से चाहे मैं कम करूं भाई, इसका न्यून पूरण करूं या नीचे का एकाधिकरण पूरण करूं, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये तो रहे 8। अब 2 में से घटाना किसको 2 को, तो पीछे बचा 0। अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसको मैंने कर दिया एकाधिकरण, तो यहाँ आ गया 1, तो 13 में से घटाओ 5, पीछे कितना बचेगा 8 बचेगा। आपने कहा ठीक है 8। अब 7 में से कितने घटेंगे 3 नहीं घटाना, 7 में से घटाना 4, तो 7 में से गए 4, पीछे कितने बचे 3। आप कहोगे ये हो गए 3808, हमारा क्या आ गया आंसर आ गया।
सर आपने कहा ठीक है, एकाधिकरण पूर्ण विधि तो समझ आ गई, नहीं जा रहा है तो नीचे वाला अंक का एक बढ़ा दो और इसमें एक लगा दो। अब वैसे वहाँ क्या करते थे, इसमें से एक उधार लेते थे, यहाँ लगा देते, जो नॉर्मल हम बाकी करते उसमें, इसमें कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं करना, नीचे वाले अंक पे क्या करना है, एकाधिकरण बनाना है और एक यहाँ लाना है। अब एक न्यूनयन पूर्ण, यही लो बात, यही सवाल लेते वापस। 7324 में से घटाना है 3516 को, घटवा। अब मैंने कहा एक न्यूनयन पूर्ण, एक न्यूनयन पूर्ण का मतलब होता है से पहले एक कम। अब 4 में से जा नहीं जा, जब उसमें हम हासिल लगा, भाई देखो ऐसा समझो आप, उसमें हम हासिल लगाते थे ना, तो वह हासिल ये है दोनों, एक उधार लेना है ये है न्यूनयन वाला, और हासिल लगाना आप ऐसे समझो एकाधिकरण वाला, घटा में ऐसे। अब आगे देखो, मतलब जोड़ में ये हो जाएगा भाई एकाधिकरण पूर्ण वाला हासिल। अब 4 में से घटाना 6 को, जाएगा क्या, नहीं जाएगा। आपने कहा मुझे इसका एक न्यूनयन पूर्ण, इसमें से एक को करना है कम, कम करने के लिए हम क्या इसके नीचे नीचे लगा देते, ये कर दिया कम, तो कम किया फिर वो यहाँ आ गया, तो ये बन गया 14, 14 में से गए 6, पीछे कितना बचा 8। अब यहाँ कौन बचा, 2 में से एक कम, मतलब एक, भाई एक न्यूनयन पूर्ण का मतलब क्या था, 6 पहले एक कम, तो यहाँ बचा एक, एक में से गया एक, पीछे कितना बचा 0। अब 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो इसका तो क्या हमने एक न्यूनयन पूर्ण और यहाँ लगा दिया एक, तो ये जो एक न्यूनयन पूर्ण किया वो एक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, मतलब इसमें जो एक कम किया वो क्या कहाँ आ गया, 3 के आगे आ गया, तो बन गया 13। अब 13 में से गए 5, पीछे कितना बचा 8। अब यहाँ 6 में से घटाना 3 को, पीछे कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये देखो 3808 इसका भी आंसर और 3808 इसका भी आंसर। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि घटाव के अंदर एकाधिकरण पूर्ण और एक न्यूनयन पूर्ण दोनों विधियां काम में आती है। ऐसे में चाहूँ तो बहुत सारे पर्सन एग्जाम्पल ले सकता हूँ, अब उसका क्या सेंस है, कोई सेंस नहीं, उनके लिए हम अलग से एमसीक्यू बेस लेके आएंगे, उसके अंदर हम ढेर सारे ऐसे एमसीक्यू पर्सन करेंगे। अभी हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी में हमें इतनी बात समझिए है कि ये कैसे हल होते हैं। अगला देखो, घटाव में कौन सी विधि उपयुक्त है, एकाधिकरण पूर्ण, एक न्यूनयन पूर्ण या दोनों, दोनों विधियां उपयुक्त है घटाव के अंदर। अगला देखो, अगला हमारा आता है गुणा। गुणा के अंदर अलग अलग विधियां, एक बार सब एक साथ लिख देते हैं, गुणन की विधियां, गुणन की वैदिक विधियां, गुणन की वैदिक विद्या, हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए यहीं से, वैदिक विद्या जो मोस्टली हमें पढ़नी है, ऐसे तो बहुत सारी है वैदिक विद्या जो हमें पढ़नी है और जो एग्जाम में आ सकती है, वो वाली हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि हमारी कौन सी, एकाधिकरण पूर्वैण, एकाधिकरण पूर्वैण विधि, ये गुणन में भी लगती है, एकाधिकरण पूर्वैण। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक न्यून पूर्वैण या एक न्यूनयन पूर्वैण, एक न्यूनयन पूर्वैण। उसके बाद पढ़ेंगे हम कौन सी विधि, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम विधि, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे निकिलम विधि, कौन सी विधि, निकिलम विधि, और निकिलम विधि में भी दो भाग पढ़ेंगे आगे जाके हम। निकिलम की एक तो होती है आधार विधि और एक होती है उपादार विधि, उपादार विधि, ठीक है। सबसे पहली विधि हमारी कौन सी है, एकाधिकरण पूर्वैण, एकाधिकरण पूर्वैण विधि से गुणन। सबसे पहले तो ये विधि लगेगी कब, सबसे पहली बात यह है कि इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए, इकाई अंकों का योग, अंकों का योग कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। जैसे आपके पास में कोई संख्या है 17 गुणा 13, इकाई अंकों का योग कितना है 10 है, तो इसमें ये विधि लगेगी। जैसे आपके पास में संख्या है कोई 18 गुणा 12, तो इसमें भी ये लगेगी। और ख़ास बात क्या है ये कि ये वाला अंक भी समान होने चाहिए भाई, इनका योग 10 और ये वाला अंक समान। देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कह दिया कि 32 गुणा 38, इनका योग 10 हो रहा है और ये वाले क्या है समान है। जैसे मैंने आपको कह दिया 113 गुणा 117, इनका योग 10 हो रहा है और ये वाला अंक भी समान है, लेकिन इनमें लगेगी इसमें इसमें। लेकिन अगर आपके पास में ऐसा आ जाए 223 गुणा 2117, तो ये अंकों का योग तो 10 हो रहा है, लेकिन यहाँ 21 है, यहाँ कौन है 22 है, तो इसमें ये वाली विधि नहीं लगेगी। आपको ध्यान रखना है कि इकाई अंकों का तो योग होना चाहिए कितना 10, इकाई क्यों दाई का भी हो सकता है, मतलब दो दो का आप जोड़ सकते हो। जैसे आपने कहा कैसे कि 988 गुणा 912, अब जोड़ो, आप जोड़ोगे कितने हो गए अंकों के योग भाई 100 हो गया, आधार
मतलब 10 100 कुछ भी हो सकता है ना, मतलब आधार के नेगेटिव। अब मैं आपको समझाऊंगा आधार क्या होता है। 100 10 भी आधार है, 100 भी आधार है, और 1000 भी आधार है, ऐसे। तो इनका योग कितना हो रहा है, 100 हो रहा है। और ये क्या हो रहा है, दूसरे वाला अंक भी क्या है, समान है। तो आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि इकाई अंकों का योग 10 या 10 का गुणज, 10 का गुणज या 10 की घात हो सकता है, 10 की घात, 10 की घात हो सकती है कहेंगे, मतलब 10 की घात 1 मतलब 10 हो सकता है, 10 की घात 2 मतलब 100 हो सकता है, 10 की घात 3 मतलब 1000 हो सकता है। तो इकाई अंकों का योग या तो 10 होना चाहिए या फिर 10 की घात मतलब 100 1000। और दूसरी खास बात क्या है कि इनके जो बाद वाले इकाई अंकों को आपने जब जोड़ दिया, इकाई या दाई को, भाई इकाई का ये मतलब इन दोनों को इकाई अंक बना दिया हमने। और पीछे बचे अंक भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे यहाँ समान नहीं है तो इसमें ये हमारी जो एकाधिक पूर्ण विधि ये नहीं लगेगी। अब आप कहोगे सर आपने बता दिया लगेगी, अब लगेगी कैसे, एक बार और भी देखो। इसके उदाहरण ये भी है, जैसे आपके पास मिला है कोई 15 गुणा 15, तो इसमें देखो अंकों योग कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, 5 और 5 इकाई अंकों का, और ये 1 और 1 भी समान है। जैसे 25 गुणा 25 है, देखो इकाई अंकों का योग 10, और 2 और 2 भी समान है। 45 गुणा गुणा 45, तो इकाई अंकों का योग 10, और ये दो शेष वाले अंक देखो 4 और 4 भी क्या है, समान। अब आप बताओ मेरे को गुणा कैसे होगा, जैसे मैंने कहा 17 गुणा 13, तो आप कहोगे इकाई अंकों का योग 10 है और बाकी वाले अंक भी समान है, तो इसका मतलब इसमें ये विधि लगेगी। अब कैसे लगेगी, तो इसमें आपको क्या करना है, जो इकाई अंक है ना उनका तो करवाना है गुणा, मतलब सर्मांकों का गुणा, सर्मांकों का गुणा, ऐसा समझो आप। सर्मांक शब्द सही नहीं रहेगा ना, क्योंकि सर्मांक शब्द आप फिर दाई वाले अंक भी तो लेते हो कभी कभार दो, जैसे 88 और 12 का 12 का जोड़ा, तो आप कहोगे इनको इनका तो करवाना होगा गुणा, 3 और 7 का करवाना होगा गुणा, मतलब इसके उस तरफ। अब इस तरफ क्या क्या होगा कि जो एक है, एक का गुणा इसके एकाधिकन के साथ, मतलब इनके एक एक का एकाधिकन, तो एक का एकाधिकन कौन हो गया, 2 हो गया। तो 2 और 7 गुणा 3 कितने हो गए, 21, तो एज इट इज उतार दो 721, ऐसे इनका गुणा होगा। जैसे आपके पास में कुछ संख्या है, जैसे मान लो आप क्या है 95 95 मल्टीप्लाई करना 95 से, तो इसमें क्या करना है, मैंने कहा पाइल इसके उस तरफ देखो, 5 का गुणा 5 के साथ ये हो जाएगा 5 का गुणा 5, इसके इस तरफ क्या हो गया होगा कि 9 का गुणा कराना होगा इसके एकाधिकन के साथ, तो 9 का एकाधिकन कौन है 10, तो 9 गुणा 10 90, और 5 गुणा 5 25, तो ये हो गए 90 25 हो गया हमारा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे इनका क्या होगा गुणा गुणा होगा। जैसे आपके पास में कुछ संख्या हो 25 गुणा 25, तो करो 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 करो, तो इस तरफ तो क्या होगा कि 5 गुणा 5 5 होगा, और 2 समान है, तो समान अंक का गुणा एकाधिकन के साथ इसके, तो इसका एकाधिकन 6, तो 6 और 25 हमें पता है 25 गुणा 25 यानी 25 का वर्ग, और वो क्या होता है 625 होता है। तो ऐसे इनका क्या होगा भाई गुणा होगा, किस विधि से, इस एकाधिकन विधि से। अगला हमारा क्या आएगा, एक न्यूनैन पूर्वैण विधि, एक न्यूनैन पूर्वैण विधि, पूर्वैण विधि। एक न्यूनैन पूर्वैण विधि कब काम आएगी, देखो ये तब काम आएगी जब एक संख्या या तो 9 हो, या 99 999 टेट्रानो, ऐसे ही हो, मतलब 9 का हो, एक अंक पूरा, एक संख्या पूरी की पूरी कितनी होगी 9 की होगी। जैसे मैं आपको बताऊं कैसे, कि 11 गुणा 99, फिर और दे दो आप, और भी संख्या ले लीजिए 12 गुणा 999, तो इन सब में क्या होगा हमारा, ये जो एक न्यूनैन पूर्ण विधि काम में आएगी। हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए कि निम्न में से किस में एक न्यूनैन पूर्ण विधि लगेगी, तब आपको ध्यान रखना अगर किसी में एक पूरी ये है तो ही उसमें लगेगी, और पूरी 9 की संख्या नहीं है, जैसे 9 9 2 आ गया, गुणा आ गया 12, तो इसमें नहीं लगेगी हमारी। तो ऐसे आपको याद रखना, एक न्यूनैन पूर्ण विधि किस में लगेगी, कि एक संख्या होगी वो क्या होगी 9 होगी, या तो 9 या 99 या 999 या टेट्रानो ऐसे होगी, ठीक है। अब इनका गुणा कैसे करवाएंगे, तो फिर अब एक न्यूनैन पूर्ण विधि से गुणा, जैसे आपको 11 का गुणा करवाना किसके साथ 99 के साथ, तो कैसे करेंगे हम, कि सबसे पहले तो एक न्यूनैन है, मतलब इसका गुणा किसके साथ होगा, इससे कम वाले के साथ, न्यूनैन पूर्ण है, तो आप कहोगे 11, और 11 का न्यूनैन कौन है 10 गुणा। अब इस तरफ क्या आएगा कि 99 माइनस जो आपने अभी एक न्यून किया ना वो इसमें से घटाओ, तो आप घटाओ 11 माइनस, अच्छा यहाँ गुणा नहीं होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, इस तरफ तो डायरेक्ट आएगा भाई, उसका न्यूनैन आएगा ना, न्यूनैन आएगा न्यूनैन, और यहाँ आएगा जो 9 वाली अंक संख्या है ना, मतलब 9
अंकों वाली संख्या और उसमें से घटाना होगा हमको किसको, न्यूनयन को, न्यूनयन को घटाना होगा। तो 11 का न्यूनयन कौन है, 10, और इस तरफ 99 में से हमें 10 को घटाना है। तो आप कहोगे 10 और 99 में से 10 को गई मतलब 89। तो अब आपको इसको एज इट इज लिखना है 1089, भले आप गुणा करा के भी चेक कर सकते हो। ऐसे सही आंसर 9, 9 गुणा 9 और 9, 9 का 9, 18 का 1, हंस लगी 1, 9 और 1 10, मतलब 1090 ऐसे ही। तो न्यूनयन आएगा इस तरफ, मतलब 11 का न्यूनयन कौन है, 10, मतलब 11 से 1 कम 10। अब 9 अंकों वाली जो संख्या ना उसमें से उस न्यूनयन को घटाना है। 9 अंकों वाली संख्या जैसे यहाँ 99, उसमें से घटाना है इसके न्यूनयन को, न्यूनयन कौन है 10, तो 99 में से 10 को घटा दिया। जैसे आपको और भी दे, जैसे आप मैं आपको दे 12 गुणा 999, तो 12 का न्यूनयन कौन है 11, उस तरफ कौन कौन आएगा कि 999 में से इस 11 को घटाना होगा। आपके 11 फिर पीछे बचा 8 8 9, अब इसको एज इट इज उतार दो 11 988, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एक न्यूनयन पूर्ण विधि कब लगेगी, जब कोई एक संख्या 9 होगी, 99 999 999 ऐसे होगी, तो उसमें क्या लगेगी हमारी विधि एक न्यूनयन पूर्ण विधि लगेगी। अगली विधि हमारी कौन सी है, ऊर्ध्व तिर्यक, ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान। अब ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान विधि पढ़ने से पहले ऐसे करो, आप निकिलम पढ़ लो है ना, फिर वापस वरना आप इसमें आओगे निकिलम। आपने कहा सर ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि अगर अंकों का योग 10 हो रहा था या 10 की घात हो रहा था, तब तो आपने क्या क्या कहा, सीधे कहा था कि एकाधिकरण पूर्ण विधि लगेगी। मतलब जो योग हो रहा है 10 जिनका, उनको तो कर 10 या 10 की घात हो रहा है उनको, उनका तो आपस में करवा दो गुणा, फिर इस लाइन के उस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, उसका गुणा एकाधिकरण के साथ, उससे आगे वाले संख्या के साथ। अब फिर दूसरा हमने पढ़ा था एक न्यूनयन एक संख्या 9 की हो। अब आपने कहा अगर संख्या 9 की नहीं होगी तब हम कौन सी विधि काम लेंगे, तब मैंने कहा निकिलम विधि। जैसे आपको गुणा करवाना है 12 गुणा 13, आप कहोगे 12 गुणा 13 कोई संख्या है, अब इसमें ना तो कोई संख्या 9 की है, ना इन अंकों का योग कितना है 10 है, तो इसमें कौन सी विधि काम आएगी, हमारी निकिलम विधि। सबसे पहले हमें इनमें लेना होता है आधार, भाई किसके निकट है, तो आप कहोगे आधार, ये तो 10 के निकट है, तो आधार कौन है 10 है। आधार हमेशा क्या होगा 10 100 1000, मतलब 10 की घात होगा, ऐसे आप लिख दो आधार सदैव 10 की घात होता है, घात होता है 10, 10 की घात 200, 10 की घात 3000, ऐसे ही हो, आधार सदैव क्या होगा 10 की घात होगा। तो आपने कहा 12 और 13 का आधार कौन है 10 है। अब आपको इसमें लेना होता है विचलन, इसमें क्या लेना होता है विचलन। विचलन का मतलब होता है आधार से कितना अधिक है, आधार से कितना अधिक या कितना कम, कितना अधिक है तब तो किसका आएगा, प्लस का आएगा, और आधार से कितना कम है तब किसका आएगा, माइनस का आएगा, कितना कम, तब आपको विचलन किस में लेना होगा, माइनस में लेना होगा। आपने कहा मेरे पास संख्या है 12, मेरे पास संख्या है 13, 12 10 से कितनी अधिक है 2 अधिक है तो प्लस 2, 13 कितनी अधिक है 3, 3 अधिक है विचलन प्लस 3। अब ये हमारी निकिलम विधि क्या कहती है कि संख्या प्लस विचलन, सूत्र क्या है इसका, गुणन, गुणन का ये है संख्या प्लस विचलन प्रति विचलनों का गुणन, प्रति विचलनों का गुणन, संख्या प्लस विचलन प्रति विचलनों का गुणन। अब संख्या कोई भी उठाओ आप, इसमें इस संख्या में ये विचलन जोड़ो चाहे इस संख्या में ये विचलन जोड़ो, आंसर बराबर है। जैसे जोड़ो आप 12 में जोड़ा 3 कितना हुआ 15, और 13 में जोड़ो 2 कितना आएगा 15 आएगा। तो कोई सी भी उठा लो, जैसे मैंने उठा ली 12 और उसमें जोड़ दिया 3 को, तो 12 प्लस 3, अब मतलब ये ऑब्लिक हो या प्रति क्या हो, इसमें क्या होगा विचलनों का गुणा, विचलन विचलन कौन है 2 और 3, ये हमारे क्या है विचलन है, और ये हमारी क्या है संख्या है। आपने कहा ठीक है, तो विचलन कौन है 2 और 3, 2 गुणा 3, विचलनों का गुणा यानी कि 2 2 गुणा 3, 12 और 3 हो गए 15, प्रति 3 गुणा 2 कितने हो गए 6। अब इसको एज इट इज उतार दो आप 156, तो 12 और 13 का गुणन कितना होगा 156 होगा। सबसे पहले हमें मानना होगा आधार, फिर हम निकालते क्या विचलन, विचलन होता है भाई उससे कितना अधिक है या कितना कम है, अधिक होगा तो प्लस का होगा, कम होगा तो माइनस का होगा। आप ऐसा भी समझ सकते हो, संख्या माइनस विचलन, संख्या माइनस विचलन का फॉर्मूला आप ऐसे याद कर सकते हो, कैसे कि संख्या माइनस आधार, संख्या में से आधार को घटाओगे तो आपको विचलन मिल जाएगा। जैसे मैंने की संख्या 12, 12 में से घटाया आधार 10, 2 2 मिल गया, 13 में से घटाया 10 को तो कितना कितना मिल गया 3 मिल गया भाई। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या है निकिलम विधि है।
आपने कहा यहाँ तक तो सर ठीक है। अगर मेरे पास ऐसी संख्या आ जाए तो कि 27 गुणा 21, अब आप सर आधार 10 मानोगे, इसका विचलन आएगा 17, इसका विचलन आएगा 11, फिर 17 को 11 से गुणा कराओ, इससे तो बेहतर है यही ऐसे 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 कर ले, हम ऐसे करवा लो 21 को 27 से गुणा। तो उस स्थिति में हमारा क्या करना होगा, हमें उपादार विधि काम में लेंगे हम। उपादार विधि निकिलम की एक विधि होती है जिसका नाम है उपादार विधि। तो आपने कहा सर मैंने इसके अंदर आधार तो कितना माना, 10 माना। आधार तो सदैव या तो 10 होगा या 100 होगा या फिर 1000 होगा, मतलब 10 की घात का घात होगा, तो आधार मान लिया मैंने 10। अब इसके अंदर उपादार है, क्या है उपादार मतलब क्या है कि 10 तो नहीं, लेकिन कोई चीज उप होती, मतलब आप सब चीज मतलब उन्हीं निकटवर्ती। तो आधार 10 है, लेकिन इन निकट थे क्या सर, आधार अगर 20 हुए नहीं तो ठीक रहे, तो 20 कहीं इनो उपादार है। तो उपादार प्राप्त की करो कि थे आधार ने क्यों गुणो करायो वो अपर होया करे उपादार अंक। तो थे क्या सर आधार तो 10 ने जिन टाइम में 2 करे गुणो तो मारो उपादार अंक गुण होगो 2 होगो, तो अपर उपादार अंक गुण 2 है। जैसे कोई संख्या ले, जैसे मैं आपको कहूँ 63 गुणा 62 हुए, तो उन स्थिति में आधार तो 10, उपादार की तो 60 और उपादार अंक की तो 6, कि भाई आधार को 6 से गुणा कराया तो मुझे कौन मिला, ये उप आधार मिला। तो उपादार अंक कौन आ गया, 2 आ गया। अब हमारा लेना है विचलन, क्या लेना है विचलन। अब जो विचलन होगा वो कहाँ से आएगा, उपादार से आएगा। तो बताओ विचलन 27 है, वो 20 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। 21 20 से कितना अधिक है, 1 अधिक, प्लस का है मतलब अधिक है, तो प्लस का कम होते तो माइनस के। आपने कहा 27 प्लस 7 और 21 क्या होगा, प्लस 1 विचलन हो गया इसका। अब हमारा जो फॉर्मूला है उपादार विधि का फॉर्मूला अलग है, उसमें क्या क्या होता है कि जो उपादार अंक होता है ना उसका गुणा होता है। तो उपादार अंक बाकी एज इट इज सेम टू सेम क्या होता है, उपादार अंक गुणा संख्या प्लस विचलन प्रति विचलनों का गुणा संख्या प्लस विचलन प्रति विचलनों का गुणा। और उपादार है तो आपको किसको लेना है, उपादार को लेना है। आपने कहा सर उपादार तो है 2, संख्या कौन कोई भी लो, भले 27 में 1 जोड़ो 28 और 21 में जोड़ो 7, तो भी कितना होगा 28 ही होगा, क्योंकि हमें निकालना क्या संख्या प्लस विचलन, कोई सी भी एक, जैसे मैंने इस बार लेनी 21, उसमें जोड़ दिया मैंने 7 को प्रति विचलनों का गुणा। विचलन कौन है, ये है, इनका करवाना है गुणा। तो आप कहोगे 7 गुणा 1, आप कहोगे 2, 21 में जोड़ा 7 कितने हो गए 28 और 7 गुणा 1 कितने हो गए 7 हो गए। अब 28 गुणा कितने है 56 और 7, अब इसको एज इट इज उतार दो 567 हो गए। तो ऐसे आप निकिलम विधि से गुणा करवा सकते हो, आधार विधि और उपादार विधि। उपादार विधि कब काम लेंगे, जब मतलब आधार से बहुत दूर की संख्या होगी, मतलब आप समझो अगर 10 से 19 तक कोई संख्या है तब तो आपको आधार विधि काम लेनी है। अब 19 से लेकर और बड़ी मतलब 99 तक संख्या, 99 तो फिर भी मतलब 19 से लेकर आप समझते 80 तक कोई संख्या है, तब आपको क्या लेना है, उपादार विधि काम में लेनी है। फिर अगला आधार आ जाएगा हमारा 100, फिर 100 के इर्द गिर्द होगा, तो फिर हम आधार किसको मांगेंगे 100 को मानने आनेंगे, तो उस समय हमारे ये उपादार विधि काम में नहीं आएगी ना। मतलब 100 के आसपास कुछ संख्या होगी तो डायरेक्ट आधार कौन हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 100 से बड़ी जैसे कोई 157 गुणा आ गया 152, तो उस स्थिति में आधार ये यही रहेगा, और तो क्या होगा उपादार अंक मानने के लिए इसको किससे गुणा करवाना 0.5, तो उसका उपादार कौन हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। 0.5 ज़्यादा हो जाएगा ना, 500 1.5 करोगे क्या होगा, फिर ये होगा हमारा 150 है ना, तो उसका उपादार हो जाएगा फिर कौन 1.5 हो जाएगा। और इतना कॉम्प्लिकेटेड आपका सवाल नहीं आएगा, सीधी सी बात, सीधा आपका से सवाल दे देगा कि निकिलम विधि में इसका उपादार होगा ना। तो फिर अगला हमारा कौन सी विधि है, उर्दू तिरिक नाम विधि। ये होगी कब, जब आपको 3 या 3 अधिक संख्या गुणन दे, 3 या अधिक का गुणन, अधिक संख्याओं का गुणन 3 या अधिक अंकों की संख्या गुणन ना, अंक हो गए ना संख्या के अंदर, वो 3 से अधिक हो गए, 3 या अधिक अंकों की संख्याओं का गुणन, इस विधि के द्वारा हम करते हैं। जैसे आपको पूछे कि 123 को गुणा कराना 456 के साथ, तो आप कैसे करोगे, आपने कहा सर 123 गुणा करवाना है 556 के साथ, वो वाली विधि है ही, ये अलग विधि। इसके अंदर सबसे पहले हमको क्या लेना है भाई, उर्दू तिरिक मतलब सीधे और तिरछे गुणे, हमने पढ़ा था शब्दावली में। तो ये 1 और 4 सबसे पहले इसको लो, फिर 2 अंकों को लो, कौन आगे 12 और 45, फिर 3 अंकों को लो तो 123 और 456, फिर 1 को डिलीट करते जाओ, तो 1 को आपने हटा दिया, पीछे कौन बचा 23 और 56 बचा, फिर 1 को और डिलीट कर दो, पीछे कौन बचा 3 और 6 बचा। अब इनमें क्या करना होता है, इनका तो होता है सीधा गुणा, इनका होता है
तिरछा गुणा। अब तीन संख्या होगी तो दो का तो आपस में ऐसे तिरछा और इसका होगा सीधा, इनका तिरछा गुणा और इनका सीधा गुणा करवा दो आप। 4 का गुणा 1 के साथ कितने हो गए 4 प्रति। अब 1 का गुणा 5 के साथ तो 5 प्लस 2 का गुणा 4 के साथ तो 8 प्रति। 1 का गुणा 6 के साथ तो 6 प्लस 3 का गुणा 4 के साथ तो 12 प्लस 2 का गुणा 5 के साथ तो 10 प्रति। 2 का गुणा 6 के साथ तो कितने हो गए 12 प्लस 3 का गुणा 5 के साथ तो कितने हो गए 15 प्रति। 3 का गुणा 6 के साथ तो क्या हो गई 18 हो गई हमारा। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कितना हुआ 4 प्रति। 5 और 8 कितने हो गए 13 प्रति। 6 12 कितने हो गए 18, 18 और 10 28 प्रति। 15 और 12 कितने हो गए 27 प्रति 18। अब यहाँ तक तो हम सब कर लेंगे। इसके बाद हमारा क्या करना होता है कि हमें तो एक ही अंक रखना है। इसमें कितना अंक रखना है एक ही। अब आप क्या करते इसको इस तरफ भेजेंगे, इसको इस तरफ, तो बहुत लंबी स्टोरी गणित होगी। इसके लिए आपको क्या करना है 8 को ऐसे ही लिखो, क्या 18 में ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब इस प्रकार लिखना है। आपको पढ़ने में भी 18 देखना है, यूँ नहीं 7 है यहाँ रख दो या फिर ये तो बहुत हो जाएंगे। तो ऐसे आपने कहा ठीक है, ऐसे एक अंक ऊपर लगा लगा मैंने लिख दिया। अब क्या करना है पहले वाले को तो एज इट इज लिखो, फिर इनको तिरछा लिखो। 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0, इसको बना दो आप एक अधिकरण बना दो। फिर 3 और 1 4, 4 और 2 कितने हो गए 6 और 4 और 1 5, यानी कि 56 0 88। ये हमारा क्या होगा इसका गुणन होगा। जब आप 123 को गुणा कराओगे किसके साथ 556 के साथ कराओगे तब क्या मैंने सही लिखा 8 का 8, फिर 8 का 8, फिर 0 वहाँ से लगी 1, फिर ये हो जाए कितने 4 और 2 6, 6 का 6 और 4 और 1 5 का 5 5 हो गए। ऐसे आपको लिखना है, वरना आप क्या करते ये ट्रिक है, वरना आप सीधा ऐसे हो आपको एक एक भेजना पड़ता। फिर ये ऐसे प्रति 18 पहले भेजो, यहाँ एक अंक को रखना में इसको भेजा आपने इस तरफ, आपने कहा था 4 13 28, 27 में एक जुड़ गए कितने हो गए 28 हो गए ऑब्लिक 8। अब ये 2 है, 2 को भेजो इस तरफ क्योंकि हमें तो एक ही एक रखना है। 4 13 28 और 2 कितने हो गए 30 हो गए ऑब्लिक 8 और 8। यहाँ पे भी हमें एक को रखना, 3 को भेजो आप आगे, आपके हो गए सर 4 ऑब्लिक 13 और 3 कितने हो गए 16 0 8 और 8। अब एक को भेजो और आगे, हमें तो एक रखना है, यहाँ कितने रख सकते हैं इसके बाद वाला हम एक रखना। 4 और 1 कितने हो गए 5, फिर 6 0 8 8। अब आपने कहा सब में एक एक है, अब इसको एज इट इज उतार दो। यहाँ भाई कितने ही हो सकते हैं ना, तो आपके 5 6 0 8 8। ये देखो हमारा ऑप्शन ये है, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो, वरना ये पूरी विधि है ही। तो किस प्रकार उर्दू त्रिक व्यायाम 3 अंकों की संख्या का गुणन करने के लिए क्या होता है सहायक या उपयोगी होता है। ऐसे ये तो थी हमारी गुणन की विधियां। सबसे पहले एकाधिकरण पूर्ण। एकाधिकरण पूर्ण विधि कब काम आती है, जब उसके इकाई अंकों का योग या तो 10 हो या 10 का गुणन हो। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जो जिनका योग 10 हो रहा है या 10 का गुणज हो रहा है उनका तो आपस में क्या करते हैं गुणा करवाते हैं, मतलब इस प्रतीक के इस तरफ और प्रतीक के दूसरी तरफ क्या होता है कि जो अंक है पीछे बचा है जो समान अंक होते हैं उनका गुणा उनके एकाधिकरण के साथ करवाते हैं। जैसे अंक 9 है तो 9 का गुणा 10 के साथ। उसके बाद में हमने पढ़ा था एक न्यूनयन पूर्ण विधि, उसमें क्या होता है एक संख्या कोई 9 की होगी, 1 9 2 9 3 9 ऐसी कोई होगी। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे प्रतीक के इस तरफ या उस तरफ क्या करें, प्रतीक के उस तरफ तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो अंक जो संख्या 9 की नहीं है उसका हम क्या ज्ञात करेंगे न्यूनयन करेंगे। जैसे कोई संख्या 13 तो 13 का न्यूनयन क्या होगा 12, तो प्रतीक के उस तरफ तो लिखेंगे 12। प्रतीक के बाद वाली संख्या कि 9 वाली संख्या लिखेंगे और उस 9 वाली संख्या में से उसका जो न्यूनयन पूर्ण है उसको सॉरी न्यूनयन है उसको घटा देंगे। आपको ऐसा क्या होता देखो, आपको हमने न्यूनयन में तो ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था कहाँ गई वो, एक यहाँ एक कंसेप्चुअल बात बताता हूँ आपको ना न्यूनयन। आप अब इसके लिए अगर इसका न्यूनयन पूर्ण पूछे तो संख्या तो ये हुई ना उससे पहले वाली, इससे एक कम। अगर आपको पूछे 99 का न्यूनयन पूर्ण तो वो क्या होगा 99 से पहले वाली संख्या का एक कम, और पहले वाली संख्या कौन है 11, 11 का एक कम कौन कौन हो गया 10 हो गए। ऐसे इन प्रश्नों को आपको हल करना है। वैसे आपके ऐसे सवाल आएंगे नहीं, ऐसे सवाल आएंगे तो आप आराम से वैसे नॉर्मल विधि से भी हल कर सकते हैं। ऐसे सवाल आएंगे कि 11 गुणा 99 के लिए गुणन की उपयुक्त विधि है, तो 11 गुणा एक संख्या 9 की, तब कौन सी विधि आती है हमारी एक न्यूनयन पूर्ण, मतलब न्यूनयन पूर्ण विधि आती है। उर्दू तिरिक व्यायाम केवल जब 3 संख्या होती है 3 अंकों की संख्या होती है। एकाधिकरण पूर्ण के जब इकाई अंकों का योग या तो 10 या फिर 10 का गुणज हो। और ये जो 20 वाली जिसमें के ये दोनों काम नहीं आती, उसमें कौन सी विधि ये वाली विधि काम आती है। और इसके भी 2 भाग आधार और उपाधार। अगला देखो 43 गुणा 43 के लिए उपयुक्त वैदिक विधि
उपयुक्त गुणन की वैदिक विधि है। अब देखो 43 और 47 और 43 एक अंक को जोड़ो कितना हो रहा है 10 हो रहा है और बाद वाला अंक भी समान है। तो कौन सी विधि हमारी एकाधिकैन पूर्ण विधि। और इसका हल कैसे करोगे आप कि 43 गुणा कितना है 47 गुणा 43 तो प्रति की इस तरफ तो इनका गुणा जिनका योग 10 10 10 हो रहा है उनका 7 गुणा 3 और इस तरफ क्या होगा कि संख्या और उसका एकाधिकैन। तो अंक जो समान है वो 4 है और 4 का एकाधिकैन कौन है 5। 4 गुणा 5 कितने हो गए 20 और 7 21 तो 20 21 हमारा क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता। अगला देखो हमारा कि 456 और 879 के लिए उपयुक्त वैदिक विधि है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम है ना। इसको सही लिखो भाई ऐसे ही ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम ये शब्द है ना ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम क्योंकि 3 अंकों की संख्या है तो उसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि उपयुक्त होती है। ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम सूत्र का उपयोग किया जाता है संख्याओं के जोड़ में नहीं, संख्याओं के गुणा में, यश घटाव में नहीं, विभाजन में नहीं। अगला देखो हमारा अगला है नीचे एक समस्या का हल इस प्रकार किया गया है कि 17 गुणा 13 बराबर 1 गुणा 2 और 7 गुणा 3। सबसे पहले देखो इसके एक अंकों का योग कितना हो रहा है 10 हो रहा है तो इसने इनका करवा दिया गुणा। फिर जो समान अंक है उसका गुणा उसके एकाधिकैन के साथ। तो इसका मतलब कौन सी विधि हो गई एकाधिकैन पूर्वायन विधि। कहाँ है एकाधिकैन पूर्वायन ये रही। एक न्यूनयन पूर्वायन की एक संख्या 9 वाली। यादुनम विधि ये हमारे जोड़ में काम आती है हमने पढ़ी नहीं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। व्यष्टि समष्टि ये हमारी क्या काम आती है एचसीएफ के लिए एचसीएफ एलसीएम और औसत में ये विधि हमारी क्या आती है काम आती है। अगला देखो हमारा ये अभी पढ़ा हमने व्यष्टि समष्टि के सूत्र का प्रयोग किया जाता है औसत में भी होता है इसमें भी होता है इसमें भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट हो गया उपरोक्त सभी वाला राइट हो गया। अगला सवाल है हमारा भाग। वैदिक विधि से हमने जोड़ सीख ली। जोड़ में एकाधिकैन पूर्वायन, घटाव में एकाधिकैन पूर्वायन और एक न्यूनयन पूर्वायन, गुणों में एकाधिकैन पूर्वायन एक न्यूनयन पूर्वायन, निकिलम के आधार और उपाधार दोनों और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम। ये गुणन में हमने टोटल कितनी विधियां पढ़ी है 4 विधियां पढ़ी है। अब इसमें भी कितनी विधियां हैं 4 विधियां हैं सॉरी 3 4 का। सबसे पहली विधि हम पढ़ेंगे इसमें वो हमारी कौन सी होगी निकिलम विधि। सबसे पहली विधि होगी हमारी निकिलम विधि। दूसरी विधि हमारी कौन सी होगी प्रावर्तीय विधि प्रावर्तीय विधि। तीसरी विधि होगी हमारी ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम या फिर उसका दूसरा नाम है क्या ध्वजांक विधि। क्या नाम है भाई ध्वजांक ये ऐसे लिखा जाता है ना ध्वजांक विधि ध्वजांक विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं किस कौन सी विधि के बारे में निकिलम विधि के बारे में। निकिलम विधि देखो समझो क्या होती है निकिलम विधि। एक एक विधि आपको समझा देता हूँ। वैसे सवाल तो इसका कम आने की संभावना डायरेक्ट पूछ सकता है विभाग में कौन सी विधि काम होगी ऑप्शन देखिए ऐसे ही। अब जैसे मैं आपको कहूँ 318 में भाग देना आपको किसका 8 का भाग देना है तो आप कैसे कैसे दोगे। सबसे पहले तो इसमें 3 खंड बनते हैं खंड 1 खंड 2 खंड 3 ठीक है बन गए 3 खंड। अब यहाँ आएगी आपकी संख्या यहाँ कौन आएगी संख्या और यहाँ आता है संख्या का विचलन। क्या आता है भाई विचलन। जो निकिलम विधि में हमें सदैव किस में लेना है पॉजिटिव में लेना है। आपने कहा 8 है मतलब किसके निकट है 10 के तो आधार माना 10 और इसका विचलन कितना आ गया 10 से कितना कम है 2 कम है तो 2 आ गया। होता तो -2 है लेकिन हमें यहाँ क्या लेना है +2 लेना है तो आपने कहा इसका विचलन कौन आ गया 2 आ गया। फिर के जितने आधार में 0 है उतना अंक कितने उतने अंक जो आप जिसमें ये दोगे ना क्या है भाज्य के उतने अंक आएंगे यहाँ आएंगे। आपने कहा भाज्य कितने हैं 311 तो आधार में 0 है 1 तो 1 अंक आएगा यहाँ और शेष वाले अंक आएंगे बीच वाले स्लॉट में आएंगे आ गए। अब इसका हल कैसे करना देखो पहला अंक तो आपको एज इट इज उतारना है 3 का उतार दिया आपने 3। अब 3 का गुणा करवाना है 2 के साथ कितने हो गए 6। आप जोड़ो इनको 6 और 1 कितने हो गए 7 हो गए। अब 7 का गुणा करवाना है 2 के साथ कितने हो गए 14 हो गए। अब जोड़ो इनको कितना आ रहा है 15 आ रहा है। आप कहोगे ये भागफल और ये शेषफल। अब भाग किसका दे रहे हो एक बार सोचो 8 का भाग दे रहे हो शेषफल कितना आ रहा है 15 आ रहा है। तो अब शेषफल कभी आता है ऐसा क्या शेषफल क्या है भाजक से बड़ा है तो एक बार और भाग देंगे। एक बार और भाग दिया किसका दिया 8 का तो इस तरफ माइनस करना है 8 को। ये ऐसा कब करना है कि जब आपका शेषफल क्या आ जाए भाजक से बड़ा आ जाए शेषफल ग्रेटर देन हो भाजक। उस स्थिति में आपको एक बार भागफल को एक बार भाग और दिया आपने मतलब 8 को कम किया तो 36 और 1 कितने हो गए 38
और 15 में से 8 गए, पीछे बचे 7। तो ये तो आपका होगा भागफल और ये आपका क्या होगा, शेषफल होगा। ये आप हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जैसे आपको कोई संख्या और दूँ, जैसे देखो आपको भाग देना है 1058 में, किसका, 88 का भाग देना है। 1058 में भाग देना है किसका, 88 का। कैसे दोगे, आपने कहा सबसे पहले मैं ऐसे हूँ 3 करना, आधार 88 किसके निकट है, 100 के निकट है, तो मानो आधार कितना आएगा, माना 100 आ जाएगा। भाई आधार क्या लेना है, या तो 10 या फिर 10 की घात लेनी है, तो आधार ले लिया 100। अब हमें लेना है विचलन, क्या लेना है, विचलन। क्या होता है विचलन, कि आधार से कितना कम है या कितना अधिक है, 88 कितना कम है, 12। हकीकत में तो होता माइनस का, लेकिन हम निकलम विधि से पढ़ रहे इसलिए किसका आएगा, प्लस 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 का आ जाएगा। आपने कहा ठीक है, ये तो हम यहाँ तो लिखते हैं संख्या और यहाँ लिखते हैं संख्या का विचलन। यहाँ तो हम क्या लिखते हैं, संख्या, और यहाँ लिखते हैं हम क्या, विचलन। तो ये लिख दिया हमने विचलन। अब क्या करना होता हमें, कि आधार में जितने जीरो है ना, उतने भाज्य के अंक तीसरे स्लॉट में रखना है। आपने कहा आधार में 2 जीरो, तो भाज्य के 2 अंक रखो तीसरे स्लॉट में, ये रख दिया आपने 2 अंक तीसरे स्लॉट में। अब बीच वाले में शेष बचे अंक बीच वाले में। अब क्या करना होता है, एज इट इज, पहला अंक एज इट इज उतारते हैं, तो 1 का उतार दिए। अब 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, और 1 का गुणा 2 के साथ तो 2, ऐसे आगे वाले से। अब 0 और 1 कितना हो गया, 1 हो गया। अब इसका गुणा कराओ, 1 का गुणा 1 के साथ तो 1, और 1 का गुणा 2 के साथ तो कितने हो गए, 2 हो गए। 2 और 1 क्या हुआ, 3 हुआ। अब 3 का गुणा 3 के साथ, 1 के साथ तो कितना हुआ, 3, और अब 3 का गुणा 2 के साथ कितने हो गए, 6 हो गए। अब आप जोड़ो, 8 और 6 14, 8 और 6 14, तो एक अधिकरण बना दिया। फिर जोड़ तो करनी आती, 8 और 6 14, 14 का एक अधिकरण भेज दे, पीछे बचा 4। अब 4, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितने हो गए, 8 और 3 11। अब भी क्या हो रहा है हमारा, ये जो शेषफल है वो किससे अधिक है, भाई भाजक से अधिक है। हर स्थिति में ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभार। तब आप कहोगे भाई इसके अंदर मैं एक बार और भाग दूंगा, और भाग दिया तब इसमें से शेषफल में से ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपने कहा ये तो मिल गया मेरा भागफल कितना, 114। अब इसको करो आप कम, तो फिर इसमें से जाएगा, तो इसका करना आपको न्यूनयन। तो 4 में से फिर ये हो जाएगा 14, 14 में से गए 8, पीछे कितने बचा 6, फिर 10 में से गए तो पीछे बचा 26। तो ये तो हमारा क्या आ जाएगा, शेषफल आ जाएगा, और ये हमारा क्या आ जाएगा, भागफल आ जाएगा, भागफल आ जाएगा। अगली विधि पढ़ो हम, प्रावर्तीय विधि। प्रावर्तीय विधि देखो क्या होती है प्रावर्तीय विधि। प्रावर्तीय विधि में ऐसा होगा, जैसे आपको कोई संख्या दे दी मैंने, ऐसे 5 4 3 2 1, भाग देना है इसके अंदर आपको 113 का, 113 का, 113 का इसके अंदर आपको भाग देना है। मतलब ये विधि कब काम आ गई, यहाँ एक निचोड़ निकल, देखो ये विधि आधार से कम भाजक होने पर काम आती है, कम भाजक होने पर काम आती है। कैसे, आपने कहा सबसे पहले तो मैंने किसका भाग दिया, 8 का भाग दिया, उसके बाद मैंने 88 का, हो सकता है 88 के बाद 98 का भाग देना पड़े, 94 का, आधार से जस्ट कम, मतलब आप आधार से कम होने पर ये विधि काम आती है। तो आप देखो ये आधार से कम है, ये भी आधार से कम, ये भी कम, ये भी कम। अब ज़्यादा भी कम नहीं, नॉर्मल कम, मतलब 10 12 15 तक, 15 17 तक, उसके बाद तो फिर तीसरी विधि हमारी ध्वजांक विधि, वो काम में आ जाएगी। प्रावर्तीय विधि, तो प्रावर्तीय विधि में क्या हो गया होगा, अब ये विधि कब काम आएगी, जब भाजक होगा ना, वो भाजक हमारा क्या होगा, बड़ा होगा किससे, आधार से, जो आप आधार मान रहे हो उससे अगर बड़ा है भाजक, तब ये विधि हमारी मोस्टली काम में लेते हैं हम। तो इसमें भी क्या हो गया होता है, सबसे पहले 3 स्लॉट बनते हैं, यहाँ हमारी संख्या। अब हमारा जो इसका विचलन है वो तो क्या आया, 13 आया। ये हमारी संख्या, आधार क्या है, 100 ही तो माना हमने, 100 के ही तो निकट है, तो आधार माना हमने 100, फिर 113, तो ये हमारा संख्या और ये हमारा विचलन। विचलन के बाद इसमें लेना होता है परावर्तित अंक। परावर्तित अंक ये होता है, विचलन के अंकों का चिन्ह बदल दो, ये प्लस के है तो इसको आप माइनस के कर दो, और माइनस के होते तो किस में कर दो, आप प्लस में कर दो। अब आधार में जितने जीरो है उतने अंक तीसरे स्लॉट में, 2 जीरो तो 2 अंक, बाकी वाले अंक बीच वाले स्लॉट में रखना है आपने कहा ठीक है। अब क्या करना होगा, पहले वाले अंक को एज इट इज,
अब 5 का गुणा -1 के साथ तो आप कहोगे -5। यहाँ कोई संख्या चेंज कर लेते भैया ना, वरना गड़बड़ हो जाएगा। वैसे गड़बड़ तो कुछ भी नहीं होगा। फिर आपको विनुकुलम समझ नहीं आएगा कैसे निकालते, इसमें 10 में से कम करेंगे ऐसे करेंगे, तो उसके लिए। और ऐसा आपको कॉम्प्लिकेटेड सवाल आपके एग्जाम में भी नहीं आएगा। यहाँ जैसे मैं आप कोई संख्या कर लेता हूँ यहाँ पे ना, फिर यहाँ पे भी कोई बड़ी संख्या करनी पड़ेगी, बड़ी बड़ी संख्या लेते हैं ना, वरना गड़बड़ हो जाएगी भाई इसके अंदर। इससे बड़ी बड़ी लेते हैं ऐसे, जैसे 7 लिया, 8 लिया, 9 लिया, तो फिर 7 यहाँ आ जाएगा और 8 और 9 यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि 2 अंक आधार में जितने जीरो उतने अंक यहाँ चले जाएंगे। तो आपने 5 का गुणा 1 के साथ तो -5, फिर 5 का गुणा -3 के साथ तो 15, तो -1 यहाँ और -5 वहाँ आ जाएगा। अगला हमारा क्या है, अब इनको जोड़ो, 7 में से 7 और 5 को जोड़ो, 7 प्लस के 5 माइनस की, पीछे कितना बचा, 2 बचा। अब 2 का गुणा इसके साथ तो माइनस का 2, 2 का गुणा -3 के साथ तो माइनस का 6। और भी गड़बड़ हो गया ना, ये और ज़्यादा हो गए। फिर इसको भी और बदलो आप, इसको तो कैसे बदलोगे आप, छोड़ो, आपको ऐसे लिखना है। फिर आपको तो आप कहोगे 9 में से गए 5, पीछे बचे 4, 4 में से गए 6, मतलब पीछे बचे 2 माइनस के, तो विनुकुलम अंक माइनस का। अब 8 में से गया 1, 7, 7 में से गए 2, पीछे कितना बचा, 5 बचा। हालांकि ये सही सही नहीं भैया ना, शेषफल कब आता माइनस का, ये माइनस का नहीं 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 होगा आपके। मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली कोई पर्सन उठाया तब भी गड़बड़ होगी ऐसे। कोई वैलिड पर्सन लेते हैं ना, 1 मिनट, कोई वैलिड पर्सन लेते हैं जिसका कोई ना कोई तुक हो।
हाँ भाई आवाज आ रही है, हाँ। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड को हम किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। अगला देखो, यदि बीजगणितीय समीकरण में स्वतंत्र अंकों का योग समान हो तो सर राशि बराबर क्या होगा, 0 ही हमारा क्या होगा, हल होगा। जैसे आपके पास ऐसा हो कि 7x प्लस 3 प्लस 9x प्लस 4 बराबर 5x प्लस 5x प्लस 5 प्लस 9x प्लस 2। तो मैंने क्या कहा कि बीजगणितीय समीकरण में स्वतंत्र अंकों का योग समान हो। स्वतंत्र अंक कौन है, जिसका साथ सर नहीं। देखो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर राशि, एक होती है असर। असर राशि होती है क्या, जो बदलती नहीं है, बदलती नहीं। और सर राशि क्या होती है, बदलती है, बदलती है। जैसे आपको कोई एक्स है, वाई है, ए है, बी है, सी है, ई है, ऐसा बेटा मान है गणित बदलता रहे। एक्स मान हर समीकरण दूजा, वाई मान दूजा, तो ऐसा कहिए सर राशि। असर राशि जैसे मैंने कह दिया आपको एक, अब एक तो क्या बदलेगा, ये फिक्स है, जो कांस्टेंट है बैकवर्ड में असर में, एक है, दो है, तीन है, चार है, ऐसा कहिए सर राशि है, असर राशि। पूछा कहिए कि यदि बीजगणित समीकरण में अंकों का योग समान हो तो सर राशि बराबर क्या होगा, 0। अंक अंक कौन है, ये 3 और 4 हो गए 7, उस तरफ देखो 5 और 2 हो गए 7। क्या अंकों का योग बराबर है, हाँ बराबर है। तो उस समय क्या होता है, सर राशि, सर राशि कौन है, इसमें एक्स है, एक्स बराबर 0, ये हमारा क्या होगा, हल होगा। जैसे आप इसके अंदर 0 रखेंगे एक्स का मान, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, संतुष्ट हो जाएगी, या मतलब इसमें वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये हमारा था दूसरा नियम। मतलब गुणों में भी ऐसा हो सकता है ना, जैसे आप कैसा कहें 3x प्लस 3 2x प्लस 3 बराबर 4x प्लस 9 हो, तो इस तरफ तो अंक है 9, और इस तरफ आप देखोगे सिर्फ यही अंक बचेगा। देखो इसके साथ गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, इसका करोगे इसके साथ आ जाएगा, लेकिन 3 का गुणा 3 के साथ करोगे कितना होगा, 9 होगा, और वही एक ऐसा अंक बचेगा जो सर राशि से क्या होगा, स्वतंत्र होगा। तो आप कहोगे कि 9 और 9 बराबर है, तो इसका मतलब जब अंकों का योग बराबर होगा दोनों तरफ, तो उस स्थिति में जो हमारा सर राशि है उस वो किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर, वही हमारा क्या होता है, हल होता है। तो ऐसे इन सवालों को हल करना होता है। अगला हमारा, यदि बीजगणितीय समीकरण में भिन्न में अंश समान हो तो अंश, देखो जब भिन्न में अंश समान हो, देखो ये नियम अलग अलग है, मैंने 2-3 नियमों को साथ मर दिया। सबसे पहला नियम क्या है, भिन्न में अंश समान हो। जैसे मैंने कहा 1/2 प्लस 1 बराबर 1/3 प्लस 5। तो उस स्थिति में हम क्या है, अब देखो ये दोनों है, वाम और दक्षिण पक्ष, देखो इनमें आप कहोगे अंश दोनों में समान है, तो मैंने कहा हरों का योग ही हमारा क्या होगा, हरों का योग बराबर 0। तो उस स्थिति में अगर हमें x का मान निकालना है तो हरों का योग है उसे किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना। आप करो कि 2x प्लस 1 प्लस 3x प्लस 5 बराबर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 3 और 2x कितने हो गए, 5x, और यहाँ देखो 4 ले लो आप, है ना, सही आंसर रहेगा। यहाँ ले लिया आपने 4, तो 4 ले लिया, 4 और 1 कितने हो गए, 5 बराबर 0। आप कहोगे 5x बराबर 5 उस तरफ गया, माइनस का हो जाएगा, और x का मान चाहिए तो -5/5 यानी कि माइनस का 1। तो x का मान कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप इसके अंदर अगर x का मान -1 रखोगे दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे रखो, रख के देखो आप, 1/2, x की जगह पे कितना मान रखना है, -1 प्लस 1 बराबर 1/3 गुणा -1 प्लस कितने 4, तो रखो 4। आप कहोगे 1/2 गुणा -1 -2 प्लस 1 बराबर 1 गुणा -3 प्लस 4। आप कहोगे 1/-1 बराबर 1 ये 2 किसके माइनस के रख दिया हमने, -2 -1 आ जाएगा, और इस तरफ -3 तो प्लस 1 कैसे आ रहा है, गड़बड़ की है क्या भाई, 3 और 2 5, ये क्या गड़बड़ हो गई, 5 और 5, x का मान है -1, इसके अंदर रखा हमने -1, तो -2 प्लस 1 मतलब -1 आ रहा है, बराबर आना चाहिए। हो सकता है भाई मैंने पर्सन ऐसे रेंडमली लिया, पर्सन में क्या एरर हो, कैसे एरर होगी हमारे, 2x प्लस 1 जोड़ो 5x प्लस 5 बराबर 0, यानी x का मान क्या आ गया, -1 आ गया। इसके अंदर रखोगे आप तो फिर -1/1, फिर इसका भी तो मान माइनस का आना चाहिए ना, देखेंगे भाई इसके बारे में ना। अब इसी में एक नियम देखो आप, है ना, इसको एक बार इरेज कर लेता हूँ मैं, दूसरा लेता हूँ कोई उदाहरण। ऐसे तो कैसे हो सकता है, देखो भाई कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, जिनमें अंश समान करेंगे, फिर हरों का योग क्या होगा, 0 होगा। तो देखो अंश समान ले, जैसे मैंने कहा 1/3x प्लस 2 बराबर 1/2x प्लस 3। इसमें देखो आप, इसमें क्या होगा, अंश समान है, ठीक है, बीजगणितीय समीकरण में भिन्न में अंश समान हो, ये दो भिन्नों बराबर में और इनों में कहीं अंश समान है,
तो उन स्थिति में कहीं अगर जो हरों का योग बराबर 0 है ना, वही उससे हम आंसर ज्ञात करें। हरों का योग बराबर 0, इसका ये इन दोनों को जोड़ो, बराबर कर दो 0। तो आप जोड़ो 3x और 2x कितने हो गए 5x, और 3 और 2 5 बराबर 0, यानी कि 5x बराबर -5 और x बराबर -5/5, यानी कि x का मान -1। अब ये रखो आप इसके अंदर, बाई ऑप्शन भी हल कर सकते हो ना। आप इसके अंदर रखोगे 1/3 गुणा -1 प्लस 2 बराबर 1/2 गुणा -1 प्लस 3। तो आप कहोगे 1 ये भी -1 और 1/+1। ऐसे क्यों हो रहा है भाई? अंश और हरों का योग ये है, देखेंगे भाई। इसको हो सकता है मैंने सवाल लेना पड़ेगा, इसको लास्ट में लेंगे इसको। अगला हमारा क्या है, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है कि अगर ax प्लस बी बराबर cx प्लस डी हो तो x का मान d माइनस बी बट्टा a माइनस सी करना है। मतलब ये ऐसे लिखा है, x का मान क्या होगा कि d माइनस बी बट्टा a माइनस सी होगा। दूसरा ax प्लस बी बट्टा पी, मतलब इस पूरे के बट्टा में क्या है p है, मतलब ये ऐसे लिखा है यहाँ पे ना, ax प्लस बी बट्टा पी। मतलब ऐसा सवाल आपके एग्जाम आएगा कि इसका हल क्या हो सकता है, मतलब ये समीकरण तो आपको तीनों याद करनी पड़ेगी भाई। तो डी पी माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू माइनस सी पी होगा इसका हल। और ऐसा दे रखा है तो उसका हल क्या होगा, ये वाला। ये मैंने कहीं लिखा, मतलब एनसीईआरटी किताब में लिखी हुई थी, तो मैं भी आपके सामने ले आया और ऐसे आपको याद करनी है। देख सकते हो आप इन्हें। जैसे भाई देखो, मैंने वो पिछला एग्जाम्पल लिया था ना, उसमें आप एक कोई एग्जाम्पल लेते और दूसरा, आज कितनी मेहनत करवाएगा ये। देखो भाई एग्जाम्पल लेना है कोई दूसरा, देखो जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिया, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ यहाँ पे क्या, 2x प्लस 1 बट्टा क्या है कि 2x प्लस 3 बराबर 2x प्लस 3 बट्टा 2x प्लस 1। तो इसमें हमारा ये नियम तो नहीं लगेगा, अंशों व हरों का योग समान हो, अंशों का योग जोड़ो, अंश हर जोड़ो, 2x 4x और 4 यहाँ जोड़ो, 2x 4x और अंकों का योग भी 4 हो रहा है। तो ये दूसरा नियम हमारा इसमें फॉलोअल होता है कि अंकों का योग, अंकों और हरों का अंश और हरों का योग क्या होगा, समान है। इन दो देखो, 3 जोड़ो, क्या अंश कौन है 2x प्लस 1 और हर जोड़ो 2x प्लस 3 और क्या बराबर है 2x प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1। आप कहोगे ये तो 4x प्लस 4 और ये बराबर किसके, 4x प्लस 4 के। तो अंश और हरों का योग क्या है, बराबर है। तो उस स्थिति में भी हम क्या करते हैं कि जो हरों का योग है उसको 0 के बराबर करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, यानी कि 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। आप जोड़ो 2 और 2 कितने हो गए 4x प्लस 4 बराबर 0, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। 4 को उस तरफ भेजोगे तो माइनस का, ऐसे आप कर लेना, 4x हो जाएगा तो माइनस का, x का मान कितना आ जाएगा -4/4, यानी कि x का मान कितना आ गया -1। तो आप इसके अंदर -1 रखोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा भैया ना। आप रख के देखो भले, आप कहोगे 2 गुणा -1 प्लस 1 बट्टा 2 गुणा -1 प्लस 3 बराबर कौन है 2 गुणा -1 प्लस 3 बट्टा 2 गुणा -1 प्लस 1। आप कहोगे -2 प्लस 1, ऊपर तो कौन हो गया -2 प्लस 1 और नीचे -2 प्लस 3 बराबर -2 प्लस 3 बट्टा -2 प्लस 1। तो इस स्थिति में ऊपर तो रहा -1, नीचे रहा 1। इस स्थिति में यहाँ कौन रहा प्लस का 1 और नीचे रहा माइनस का 1। तो प्लस गुणा माइनस, ये भी -1 और इस तरफ भी -1। तो ऐसा भी अगर सही सवाल होगा ना तो वो ऐसे हो जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रख, देखो भिन्नों अंश अगर दो समान हो गए ना तो उस तरफ अगर सही सवाल हो गया, ऐसे मैंने उठा रैंडमली तो सारे सवाल सही थोड़ी होता है, मतलब सारे सवाल हम उठाते हैं वो सारे सही ऐसे मन से बना के, ऐसे नहीं होगा भैया ना, सही होगा एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा उसका। तो अगर कोई ऐसे यहाँ भिन्न होगी यहाँ भिन्न होगी, उनका अंश समान होगा तो उनके हरों को जोड़ के आप 0 के बराबर कर देना, आपको x का मान मिल जाएगा। अगर ऐसा हो, ये सारे नियम साथ मर्ज के, इनमें अंश और हर जोड़ो और उस तरफ भी अंश और हर जोड़ो बराबर हो, तो उस स्थिति में भी आपको हरों को जोड़ के 0 के बराबर करना, आंसर मिल जाएगा। अगर ऐसा हो कि इस अंश में से हर को घटाए और इस वाले अंश में से हर को घटाए फिर बराबर हो, मतलब इनका अंतर समान हो,
तब भी आपको हरों के योग को 0 के बराबर करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे होती है ये सारी की सारी बीजगणितीय समस्या हल वैदिक विधि से। अगला हमारा इसी में हम टॉपिक लेते हैं, एक भारतीय मुद्रा है ना, छोटा सा टॉपिक है, इसी में हम कवर कर लेंगे भारतीय मुद्रा। वैसे आप देखोगे तो बहुत सारे लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पर भारतीय मुद्रा के बारे में, बता रहे हैं भाई कहाँ से इस उस राजा के ज़माने में ये वाले सिक्के प्रचलन में थे, उसके बारे में तो इतनी लंबी छोड़ी हमें नहीं पढ़नी है। अगर वो सारी बात अगर हम गणित की कक्षा में पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ उचित नहीं है भाई। फिर आप जीके में क्या क्या पढ़ेंगे फिर कि उसका ये वान, ये मुद्रावान, नोटबंदी अब तब हुई, फिर क्या मतलब है उस चीज़ का, कोई तुक नहीं है उसका, है ना। हमें डायरेक्ट मुद्रा क्या होती है, सबसे पहले मुद्रा होती है विनिमय का माध्यम, विनिमय का माध्यम के अगर आप कोई चीज़ खरीदनी है आपको तो उसके बदले में आप मुद्रा दे सकते हो, ये है विनिमय का माध्यम। पुराने जमाने में विनिमय का माध्यम था वस्तु विनिमय चलता था, वस्तु के बदले वस्तु लेनी थी। अगर आपको कपड़े खरीदने गए फिर आप अनाज देते फिर कपड़े ले लेते। आज के ज़माने में ऐसा कुछ भी नहीं, आप पैसे दो और सामान खरीदो। तो ये क्या किसका खेल है, मुद्रा का खेल है। मुद्रा ये क्या है, विनिमय का माध्यम है। अगला इसमें क्या है, मुद्रा विनिमय का माध्यम है। और भारतीय मुद्रा कौन है, रुपया है। और इसका जो संकेत है वो क्या है, ऐसे आर। और ये संकेत किसने दिया था, ये आपको याद रखना है, उदय कुमार ने दिया था। किसने ये दिया था, उदय कुमार ने दिया था। अब भारतीय रुपया भी दो प्रकार का, आप देखो, एक तो क्या मतलब कागजी नोट होंगे और एक हमारे सिक्के होंगे, कागजी नोट और सिक्के। कागजी नोट आप सबको पता है 10 का होता है, 20 का होता है, 50 का होता है, 100 का होता है, 500 का होता है। ये सारे के सारे नोट कैसे, कागजी नोट। सिक्के आपको पता है 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के भी सिक्के होते थे। अब 1 रुपये का सिक्का और 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, ऐसे ही हो। 5 रुपये का सिक्का, 10 रुपये का सिक्का, अब प्रश्न में आ गया हमारा 20 रुपये का सिक्का, ऐसे ही हो। अब इनमें आपका पर्टिकुलर सवाल बनेगा, यहाँ से आपको पूछेगा 5 रुपये बराबर है, फिर आपको सिक्कों की संख्या देगी, इसके इतने सिक्के, जैसे 5 रुपये बराबर है किसके, एक रुपये के 5 सिक्कों के बराबर, 50 पैसों के 10 सिक्कों के बराबर। तो ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आज तक आए और आगे भी ऐसे आएंगे। और ऐसे सवालों को हम एक MCQ की क्लास लगेंगे, उसके अंदर ऐसे ही सारे के सारे सवाल हम ले लेंगे। और एक ध्यान रखना आपको, ISO कोड, भारतीय मुद्रा का ISO कोड होता है INR, इंडियन नेशनल रुपीज होता है ISO कोड। और पैसे कौन सा आपका, हमारा RBI का अधिकार है, RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है भाई, तो ये हमारा भारतीय मुद्रा के बारे में इतना सा टॉपिक है। आपको बस विशेष फोकस करना कहाँ पे, यहाँ पर, कि 1 रुपया, 25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपया, ये सारे आप मतलब उसमें ऐसे दे देगा कि 10 रुपये के बराबर है, इसके इतने नोट प्लस इसके इतने नोट प्लस इसके इतने नोट, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं। तो धन्यवाद आप सभी का।